हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नेट एग्जाम हिस्ट्री प्रिपरेशन पर। चलो गाइस, आज फिर क्लास शुरू करते हैं। मैंने और आपने NCERT 6 की कवर कर ली है, पूरी अच्छी तरह पढ़ी है। अब क्लास 7 की NCERT शुरू करने जा रहा है। इसका पहला अध्याय हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। चलो इस मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे हम और आप। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। मानचित्र एक अरब भूगोलवेत्ता अल-इदरीसी ने 1195 में बनाया था। यह जो नक्शा दिया गया है वह है उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाया गया। मानचित्र 2 को फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शों में एक ही इलाके के हैं मगर बहुत कुछ अंतर है। उनमें काफ़ी अंतर है। अल-इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां आज हम उत्तर भारत देखते हैं। मतलब उल्टा मैप बनाया। देखो, यहाँ श्रीलंका है, ये दक्षिण भारत है, जबकि अपने यहाँ उत्तर भारत देखते हैं। एक श्रीलंका, और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। देखो, मतलब ये वाला। जगहों के नाम अरबी में दिए हैं और उनमें से कुछ जाने पहचाने नाम भी है, जैसे कि उत्तर प्रदेश का नाम कन्नौज। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया था। ये मानचित्र जो आज के वर्तमान समय में अपना यूज होता है, उन्होंने अल-इदरीसी ने उल्टा बनाया था 1154 में। इसी के बारे में बताया जा रहा है। वर्ष बनाया था। इस काला विधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाओं में काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा में ज़्यादा परिचित लगेगा, ये वाला। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक व्यूह देखकर आश्चर्य होता है कि यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। हम अध्याय 6 में पढ़ेंगे। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और यह बात है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भ का उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान करना जरूरी था। इनका कहने का मतलब है कि पहले जो 1154 में मानचित्र बनाया था उसके 600 साल वर्ष बाद 1720 में मानचित्र बनाया था अमेरिकी लोगों ने। तो उस उतने टाइम में बहुत सी चीज़ों के नाम भी बदल गए, उनका इतिहास भी बदल गया और उस जगह के बहुत सारे परिवर्तन भी हो गए। जैसे कि अपना भारत में से बांग्लादेश हट गया, पाकिस्तान हट गया, तो उसका अलग मानचित्र बना। उनका ऐसे ही कहने का मतलब था। अब ये देखते हैं क्या लिखा है मानचित्र के। 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल-इदरीसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा है जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया। ये मानचित्र उल्टा आप देख लो, और ये रहा अदृश्य इस तरह। अब इसमें क्या देखते हैं। मानचित्र 18वीं सदी के आरंभ में गिबेलन द लिस्से के एटलस नूवो के अनुसार यह उपमहाद्वीप में है। चलो अब ये पढ़ते हैं। नई और पुरानी शब्दावली। चलो ये बहुत महत्वपूर्ण, अगर आप नोट कीजिए, अगर नोट बनाना चाहते हो तो। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। उदाहरण के लिए मध्य युग की भाषा फारसी थी। क्योंकि फारसी क्यों थी? मध्य युग में ज़्यादातर मुसलमान ही थे जो इराक यूनान से आए थे, तो उनकी भाषा फारसी थी। आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है, क्योंकि आधुनिक भाषा से भिन्न कि यहाँ सब सबमिट हो गए। वहाँ सिर्फ इराक यूनान के थे, तो यहाँ सिर्फ फारसी थी। इस फारसी में मिलावट हो गई। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। ऑफकोर्स बदलेंगे। उदाहरण के लिए देखो, हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए, आज हम इसे आधुनिक राजभाषा के भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी
में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज, आप नोट करते जाइए, मिन्हाज-ए-सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय क्या था? उसका आशय था सिर्फ मतलब जब मिन्हाज-ए-सिराज ने हिंदुस्तान शब्द लिया था तो उन्हें किस स्थान को इतिहास वो हिंदुस्तान लिया था? सिर्फ पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के स्थान का, उत्तरी भारत को लिया था ओनली, और पूरे भारत को नहीं लिया था, के बीच में स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते हैं थे। इनका कहने का जो मिन्हाज-ए-सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का लिया था वो एक राजनीति के सहारे लेकर लिया था, क्योंकि दिल्ली के सुल्तान के जो उसके राज्य में आते हैं उनके लिए हिंदुस्तान शब्द इस्तेमाल किया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मतलब दक्षिण भारत था, ये दक्षिण भारत, सिर्फ हिंदुस्तान उत्तर भारत को बोलते थे, इतने भारत को देखो, बल्कि दक्षिण भारत को हिंदुस्तान कभी नहीं बोला है, ये बोल रहे हैं। और मिन्हाज-ए-सिराज ने यहाँ दिल्ली है, देखो यहाँ दिल्ली, यहाँ पंजाब, इतने क्षेत्र को हिंदुस्तान बोला था। समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया था। अब इतना अंतर आ गया, कोई पूछे यार क्वेश्चन आ जाए कि मतलब हिंदुस्तान बाबर ने किस लिए लिया था, तो उसके लिए था भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों के लिए। और मिन्हाज-ए-सिराज ने हिंदुस्तान शब्द क्यों लिया था? वो राजनीतिक के सहारे। ये सारे कंफ्यूज करते हैं, यूपीएससी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बल्कि नेट में भी ऐसे ही पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसे बहुत ध्यान से सुनना और अच्छे से नोट भी करना। किया था यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर पक्षियों के निवासियों की संस्कृति के वर्णन किया था। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक तत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों का बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ होते हैं। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए आज इस शब्द का अर्थ होता है कि ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न होकर दूसरे योग का हो, मतलब ऐसा विदेशी शब्द जो को अपना भारत का नहीं है और दूसरे देश का हो, जैसे कि नेपाल, अमेरिका, ब्रिटेन, इस सब का था। लेकिन अभी मध्य युग के बताएंगे, लेकिन हम इसे बता दें कि प्राचीन काल में विदेशी शब्द कैसा इस्तेमाल होता है, जैसे कि एक राज्य से दूसरे राज्य, एक ही होता है, और एक गांव से दूसरे गांव के, और एक होता है कि जो अपनी भाषा नहीं बोल रहा है तो वह विदेशी है। बता, फिर आप आगे पढ़ लेना। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी, देखो हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी और विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। यही कहने का मतलब है। अब इसलिए इतिहासकार और उनके स्रोत, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आज के लिए इतना ही। चलो एक छोटी सी और बची है, वो देख लेते हैं। क्या आपको ऐसे कुछ और शब्दों का अध्ययन आता है जिनके अर्थ भिन्न भिन्न संदर्भों में बदल जाते हैं? ये सब आज के लिए यहीं तक। हम और आप कल से यहाँ देखेंगे, वो ये एनसीईआरटी हम और अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं क्लास 6 की से और बेहतर, इसलिए आप इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए।
और प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, हमें भी मोटिवेट होना चाहिए, इसलिए धन्यवाद।